हमारी यूनिट 4 चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थीरिया। तो जो कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थीरिया आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये ग्राम पॉजिटिव रोड शेप बैक्टीरिया की आज हम बात करेंगे। ठीक है, पिछली जो हमारी क्लासेस थी, ठीक है, वो सारी कोकाई वाली थी, यानी कि वो सब राउंड शेप बैक्टीरिया थे, लेकिन आज हम रोड शेप बैक्टीरिया के बारे में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थीरिया स्टार्ट करते हैं। तो कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थीरिया जो है ये ग्राम पॉजिटिव रोड शेप बैक्टीरिया है, जिसके अंदर ये सारे बैक्टीरिया इंक्लूड है, यानी कि कॉर्नीबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, जिसके अंदर माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। इट इज अ कॉजेटिव एजेंट टू कोज ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी, है ना। और जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई है ये डिजीज कोज करता है, जिसको हम बोलते हैं हैंसन डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोस्ट्रीडिया, जिसको हम क्लोस्ट्रीडियम भी बोलते हैं ना। तो जो फर्स्ट है कॉर्नीबैक्टीरिया, इसके बारे में आज हम मेनली डिस्कस हमारी क्लास में करेंगे। तो कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थीरिया जो है वो मेनली 2 स्पीशीज को इंक्लूड करता है। ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थीरिया एंड कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरोइड। ठीक है, तो इसका जो मेन डिफरेंस है डिप्थेरिया एंड डिप्थेरोइड में, वो मैं आपको वीडियो की एंड में डिफरेंशिएशन करके बताऊंगा। लेकिन अभी तक आप ये याद रख लीजिए कि इसकी 2 मेन स्पीसीज है। फर्स्ट वन इज डिप्थीरिया एंड सेकंड वन इज डिप्थेरोइड। यहां तक बात क्लियर है। अब जो मोस्ट पैथोजेनिक स्पीशीज है वो फैकल्टेटिव एनारोब होती है। फैकल्टेटिव एनारोब के बारे में मैंने आपको जब बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा था, कल्चर मीडिया पढ़ाए थे, उस टाइम मैंने आपको सारे टाइप्स के अंदर फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड एरोब्स बताए थे। ठीक है, तो जो मोस्ट पैथोजेनिक स्पीशीज है वो क्या होगी, फैकल्टेटिव एनारोब होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं डिप्थेरोइड की, तो वो एरोबिकली ग्रो करेंगे। एरोबिकली बोलूं तो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। यहां तक बात क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं फैकल्टेटिव एनारोब की, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि फैकल्टेटिव एनारोब है, ठीक है, तो ये क्या होंगे कि वैसे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करेंगे। ठीक है, मेनली क्या यूज करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन यूज करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो ये करेंगे फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उससे भी ग्रो कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई आपके। अब जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है ये एक मेन कॉजेटिव एजेंट है जो कि डिप्थीरिया कोज करता है। ठीक है, ये वैसे रेयरली अकर होता है, लेकिन ये ही एक मेन कॉजेटिव एजेंट है जो कि डिप्थीरिया कोज करता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल यानी कि मॉर्फोलॉजी की बात करूं, तो इट इज ग्राम पॉजिटिव, नॉन एसिड फास्ट, नॉन मोटाइल। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नॉन एसिड फास्ट है, यानी कि ये जो ऑर्डिनरी डाइज होती है, ठीक है, ऑर्डिनरी डाइज जो होती है उसमें कलर का स्ट्रेंथ नहीं शो करता। नॉन मोटाइल है प्लस नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, यानी कि ये अपनी स्पोर फॉर्म्स भी नहीं करता। क्लब शेप्ड है। क्लब शेप्ड की अगर मैं बात करूं, तो जो वाटर ड्रॉपलेट होती है, ठीक है, अगर वो बहने लगे तो ऊपर से तो रहती है मोटी, और नीचे जिस तरह वो बहने लगती है उस तरफ से एकदम पतली सी हो जाती है। ठीक है, तो उस तरीके की होगी। या फिर आपने वो जो अंकुरित चना देखा होगा, ठीक है, तो अंकुरित चना जो होता है वो मोटा सा होता है, उसके साइड में जो जड़ निकलती है उसकी व्हाइट कलर की, वो एकदम बारीक से होती है, तो ये होगा क्लब शेप। ठीक है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, मतलब इसके साइड में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स के बारे में सुनना। मेनली क्या होता है कि ये सिंथेसिस ऑफ एटीपी में हेल्प कर रहा है। ठीक है, जिसको हम वोल्यूटिन भी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स की मेनली बात करूं, ठीक है, तो बहुत सी डाई ऐसी होती है जो कि, ठीक है, अगर मैं उसको इट स्टैंड्स रेड विथ सर्टेन ब्लू डाइज सच एज मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, मतलब कि अगर आप इसको ब्लू डाई से स्टेन करोगे, यानी कि अगर मिथाइल डाई से आपने इसको स्टेन किया तो ये कौन सा कलर शो करेगी, रेड कलर शो करेगी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जो कलर चेंज हुआ है उससे हमको एक मेटाक्रोमेटिक इफेक्ट देखने को
मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंस रहता है बच्चे? मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंस रहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं सोर्सेज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ठीक है, तो मेनली आपको दो जगह देखने को मिलेगा, या तो वो थ्रोट हो गया, ठीक है, या तो वो थ्रोट हो गया या फिर नेजोफेरिंग्स वाला एरिया हो गया। ठीक है, अगर अपन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें ह्यूमन की, तो पहले आता है नोज, उसके बाद में आता है नेजोफेरिंग्स और उसके बाद में आता है ओरोफेरिंग्स। ठीक है, तो जो नेजोफेरिंग्स वाला एरिया है उसमें ये कैरियर के अंदर प्रेजेंट रहेगा। मेनली ये जो ट्रांसफर हो सकता है, वो ट्रांसफर होने का मोड इसका वही है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, आप बात कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं या फिर कफ कर रहे हैं, ठीक है, तो छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स एनवायरमेंट के अंदर क्या हो सकती है? सस्पेंडेड हो सकती है, यानी कि स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, अगर उसके कांटेक्ट में कोई हेल्दी इंडिविजुअल आता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि इसके लिए क्या है, ससेप्टिबल है, उसको होने के ज्यादा चांसेस है, अगर वो उसके कांटेक्ट में आता है तो उसको क्या हो सकता है? इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, दूसरी मैंने यहाँ पे बात लिखी है कन्वर्जेंट कैरियर। ठीक है, कैरियर का तो आपको बात पता है कि वो इंडिविजुअल जो कि इस इन्फेक्शन को खुद से दूसरे के अंदर ट्रांसमिट कर सकता है, वो हुआ कैरियर। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी सिम्टम शो नहीं हो रहे हैं, वो असिम्टोमेटिक है, यानी कि एक हेल्दी इंडिविजुअल की तरह लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट कैरियर या फिर असिम्टोमेटिक कैरियर। यहां तक बात क्लियर है? अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो इसका लोकल रीजन भी हो सकता है एज वेल एज सिस्टमिक रीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो किस पे वेस्ट करेगा? एक्सोटॉक्सिन पे वेस्ट करेगा, एक्सोटॉक्सिन पे बेस करता है। लेकिन ये कैसे वर्क करेगा? ये क्या करता है, जो भी होस्ट है, जो भी इंडिविजुअल है, उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है। ठीक है, और प्रोटीन का रोल बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी जो सेल वॉल वगैरह होती है, ये भी किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, तो कुछ कंटेंट जो पार्ट होता है वो किसका होता है? प्रोटीन का भी होता है। ये किसको इनिबिट कर देता है? प्रोटीन सिंथेसिस को होस्ट के अंदर इनिबिट कर देता है। यहां तक बात क्लियर है? अब इसका जो एक्सोटॉक्सिन है, इसका जो एक तरह से पॉइजनस इफेक्ट जो है, वो मान लो आप, इसका जो टॉक्सिन है वो मेनली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको डिस्टर्ब करता है। क्या करता है? मेनली रेस्पिरेटरी जो डिजीजेस होती है वो कॉज करेगा ये, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये कॉज करेगा। यहां तक बात समझ में आई है? मेनली ये क्या करता है? थ्रोट को इन्वॉल्व करता है। मेनली क्या करता है? थ्रोट को इन्वॉल्व करता है, लेकिन ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक भी पहुंच सकता है। अगर वहां पहुंच गया ये, तो क्या करेगा कि साहब बैक्टीरिया वहां पहुंचेगा, ठीक है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा, खुद रिप्रोड्यूस करेगा एंड मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? वो अपना एक्सुडेट करेगा, यानी कि जो म्यूकस सिक्रेट हो रहा था उसको वो गाढ़ा कर देगा, विस्कस कर देगा। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो एयर फ्लो अभी तक आराम से हो पा रहा था नॉर्मल कंडीशन में, वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे जो म्यूकस सिक्रेशन है वो प्रोड्यूस होगा, विस्कस हो जाएगा, यानी कि गाढ़ा हो जाएगा। तो क्या होगा? वो जो एयर फ्लो मेंटेन था उसके अंदर वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा। जैसे एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी बॉडी के अंदर मेंटेन थी वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, और पेशेंट को होने लग जाएगा सफोकेशन। क्या होगा बच्चे? पेशेंट को होगा सफोकेशन। ठीक है, वो जो डिजीज ऐसे ही प्रोग्रेस कर सकती है और वर्स सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे जैसे एक्सोटॉक्सिन क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। यहां तक बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, अगर मैं बात करूं किसकी? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, तो ये कोज कर सकता है सेप्टिसीमिया। ठीक है, सेप्टिसीमिया बोलूं तो इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड। इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड विथ हुम, किससे होगा इन्फेक्शन? अभी अपन कौन सा बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं? कॉर्नी बैक्टीरिया। तो अगर वो वाला बैक्टीरिया अगर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तो वो क्या कॉज कर सकता है? सेप्टिसीमिया। और अगर एक बार सेप्टिसीमिया हो गया तो ब्लड अलग अलग ऑर्गन्स में ट्रेवल करते हुए जाता है ना, तो वो उन जो ऑर्गन्स है उस पे भी अपने वर्स कंडीशन दिखा सकता है। ठीक है, सेकंड आता है हेमरेज। पेशेंट को हेमरेज भी हो सकता है।
मैलिग्नेंसी यानी कि फ्रॉम दी वन लोकलाइज्ड पार्ट टू दी अनदर पार्ट, ठीक है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, मेटास्टेसिस हो रहा है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, जो कि मैंने आपको किसके अंदर बताया था, सेप्टिसीमिया वाली कंडीशन बताया था, ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होकर वो दूसरे में जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। और जो नेक्स्ट है वो है फेरिंजाइटिस। मैंने आपको बोला था कि ये जो बैक्टीरिया है वो मेनली कहाँ पे अटैक करता है, या तो थ्रोट में अटैक करेगा या फिर नेजोफेरिंग्स वाली जगह अटैक करेगा। तो अगर वो फेरिंग्स को इन्फ्लामेट करता है तो उसको हम बोलेंगे क्या, फेरिंजाइटिस। नेक्स्ट आता है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया इज नथिंग बट इट इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर, ठीक है। ईयर के कितने पार्ट होते हैं बच्चे, ईयर के होते हैं 3 पार्ट, आउटर ईयर जो कि पीना वाला एरिया हो गया, है ना, फिर आता है मिडल ईयर और इनर ईयर। तो जो मिडल ईयर का इन्फ्लामेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है कंजक्टाइवल इन्फेक्शन। अगर ये आई का कोई इन्फेक्शन कोज करता है तो उसको हम बोलेंगे क्या, कंजक्टाइवल इन्फेक्शन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट लैब डायग्नोसिस के ऊपर, ठीक है। तो लैब डायग्नोसिस जैसा कि अपन प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पढ़ते आए हैं, टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, सीबीसी, तो वो अपन इसमें भी यही करवाएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन ये कोज कर रहा है। तो ये जो अपन इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं इसके अंदर अपने को इंक्रीज या फिर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें स्पेसिमेन कलेक्शन की, तो मैंने आपको बोला था कि ये क्या कर रहा था, मेनली थ्रोट और नेजोफेरिंग्स और फेरिंग्स वाला जो पार्ट था उसको ये इन्फ्लामेट कर रहा था, वहां पे इन्फेक्शन कोज कर रहा था, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये कुछ पार्ट ऑफ ईयर का भी इंक्लूड कर रहा था, यानी कि ओटाइटिस मीडिया, है ना, और आई का भी ये इंक्लूड कर रहा था, यानी कि कंजक्टिवाइटिस। तो ये जो भी एरिया अफेक्ट हो रहा है वहां से अपन स्पेसिमेन या फिर सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि लैरिंग्स हो गया, ठीक है, ईयर हो गया, अपना थ्रोट हो गया, कंजक्टिवा हो गया एंड नोज हो गया। अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की, तो अभी हम रोड शेप बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम कॉलोनी बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको रोड शेप ऑफ बैक्टीरिया नजर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात थी, मैंने आपको बोला था प्रेजेंस ऑफ मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स इसके अंदर होगा, यानी कि ये क्या होंगे, कलर डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जब आप उसको डाई से रिएक्ट करवाएंगे। तो अभी अपन ने ली है एल्बर्ट स्टेन लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी नजर आ जाएंगे। अगर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स एज वेल एज सिलेंड्रिकल रोड्स आपको नजर आए तो आप समझ जाना कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, कॉर्नी बैक्टीरियम। यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरी अगर मैं बात बताऊं तो ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चे, एक थिन लेयर नजर आएगी, प्लस चाइनीज लेटर टाइप अरेंजमेंट भी आपको नजर आ सकता है। अगर बात करें बायोकेमिकल टेस्ट की, अगर मैं बात करूं बायोकेमिकल टेस्ट की, तो इसके अंदर शुगर फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एसिड प्रोडक्शन होगा ओनली। अब अपन जो इतनी टाइम तक क्लासेस जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें मैं आपको बोलता आ रहा था कि कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, और जैसे इंडोल टेस्ट था और ऑक्सीडेज टेस्ट जो है ये सब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये होते क्या है ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कैटलिस्ट टेस्ट, कैटलिस्ट मतलब किसी चीज का ये ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल आपको दिया है ये क्या होगा कि साहब इसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो थी उसको कैटलिस्ट करके क्या किया, इसने वाटर और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये हुआ पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर भी अपने को कैटलिस्ट टेस्ट जो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है इंडोल टेस्ट, ठीक है। तो इसका जो इंडोल टेस्ट होगा वो होगा नेगेटिव, वो होगा क्या, नेगेटिव। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये मैंने आपको इंडोल टेस्ट को एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर टेस्ट पॉजिटिव होता तो कैसा नजर आता और नेगेटिव है तो कैसा नजर आएगा। अभी अपना टेस्ट जो है नेगेटिव है, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है कि साहब ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन होता है किसका, ट्रिप्टोफेन का, ठीक है। ट्रिप्टोफेन का ब्रेकडाउन होता है, और जो ट्रिप्टोफेन को ब्रेकडाउन करता है वो एंजाइम होता है ट्रिप्टोफेनेज। कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्टोफेनेज। अब उसकी वजह से क्या होगा कि अगर पॉजिटिव होता है, अगर इंडोल टेस्ट पॉजिटिव होता है तो वहां पे आपको सरफेस के ऊपर रेड रिंग देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिलेगी, रेड रिंग। अगर वो आ गई तो मतलब क्या है, टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं हुआ है बच्चे तो वो होगा
नेगेटिव टेस्ट। और अभी जो अपन बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, उसमें क्या होगा, इंडोल टेस्ट होगा नेगेटिव। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेज टेस्ट। ठीक है, तो जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साहब जो एक अपनी स्ट्रिप होती थी उसको अगर अपन एसिड में डालते थे तो क्या होता था कि पिंक वाला जो था वो ब्लू हो जाता था या फिर ब्लू वाला पिंक हो जाता था। ठीक है, तो वैसा सेम टू सेम इसके अंदर होता है ऑक्सीडेज टेस्ट के अंदर। ऑक्सीडेज टेस्ट इसका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेज टेस्ट नेगेटिव रहेगा, यानी कि जो सेकंड वाली पिक्चर मैंने आपको दिखा रखी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि अपन एक स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, और उसको इससे रिएक्ट करवाएंगे। अगर इसके अंदर कोई कलर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी कि स्पॉट्स कलर के आपको देखने को मिलते हैं तो वो तो होगा पॉजिटिव टेस्ट। अगर कुछ नहीं चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो होगा नेगेटिव टेस्ट। और ऑक्सीडेज टेस्ट इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है वायरुलेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे कि साहब आप बॉडी के अंदर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बॉडी के ऊपर आपने इंजेक्शन दिया और आपने रिएक्शन चेक कर ली। ठीक है, तो वो तो हो गया इन वीवो। वो क्या हुआ, इन वीवो। वो आप कैसे ले सकते हैं, या तो आप सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर इंट्राडर्मल यानी कि स्किन के अंदर आप इंजेक्ट करके यूज ले सकते हैं। ठीक है, और अपना जो मेन मेथड होता है वो कौन सा होता है, शिक टेस्ट। कौन सा यूज लेते हैं अपन इसके अंदर, शिक टेस्ट, है ना। और आप बॉडी के बाहर भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट का ब्लड निकाला और आपने उसको लेबोरेटरीज के अंदर चेक किया तो उसको अपन बोलते हैं इन विट्रो। क्या बोलते हैं बच्चे, इन विट्रो। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड दी प्रिवेंशन की, कि साहब अगर किसी इंडिविजुअल को बचाना है तो आप कैसे उस इंडिविजुअल को प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल इन्फेक्टेड हो चुका है तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर बात करें अपन प्रिवेंशन करने की तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है साहब। अभी अपन बात कर रहे थे डिप्थीरिया, ठीक है, तो इसकी एक वैक्सीन आती है DPT, जिसके अंदर तीन मेन टॉक्सोइड कंबाइन रहते हैं। ठीक है, DPT यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस टॉक्सोइड। ठीक है, इसकी तीनों की कंबाइन आती है और एक दो भी आती है, यानी कि D और T की वैक्सीन भी आती है, यानी कि डिप्थीरिया एंड टिटेनस टॉक्सोइड की। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब जो DPT है वो 5 साल तक का बच्चा है तो उसमें DPT यूज लेंगे। क्यों, क्योंकि 5 साल तक के बच्चे में पर्ट्यूसिस भी होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन 5 साल के बाद में या फिर 6 साल के बाद में पर्ट्यूसिस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अपन यूज लेते हैं DNT वैक्सीन, यानी कि डिप्थीरिया एंड टिटेनस की वैक्सीन। तो अगर आपको प्रिवेंशन वाला मेजर लेना है तो आप यूज लेंगे क्या, वैक्सीन का। अगर पेशेंट इन्फेक्टेड हो चुका है फिर आपको लेनी पड़ेगी एंटीबायोटिक थेरेपी, जिसके अंदर मेनली आप यूज लेंगे इरिथ्रोमाइसिन एंड दी पेनिसिलिन। ठीक है, दोनों की दोनों इसमें इफेक्टिव साबित होगी। अब मेनली जो शिक टेस्ट है वो यूज लिया जाता है टू चेक द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पर्सन फॉर द डिप्थीरिया। ठीक है, अभी अपन जो बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं वो है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, है ना। तो ये एक पॉजिटिव एजेंट है डिप्थीरिया कोज करने के लिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इस टेस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, शिक टेस्ट। ठीक है, अगर कभी भी कोई एग्जाम में पूछे कि शिक टेस्ट किस लिए यूज लिया जाता है तो ये डिप्थीरिया की ससेप्टिबिलिटी को चेक करने के लिए यूज लिया जाता है। और इसके अंदर जो अपन रूट यूज लेते हैं वो होता है इंट्राडर्मल रूट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब कैसे होगा, इसको कैसे कैरी आउट किया जाता है, तो प्रोसीजर में ध्यान देना। अपन क्या करेंगे, 0.2 ml टेस्ट डोज लेंगे। ठीक है, मतलब कि कंप्लीट 1 ml डोज भी नहीं लिया है अपन ने। कितना लिया है, ओनली 0.2 ml डोज लिया है। ठीक है, उसको आप इंट्राडर्मली फोरआर्म के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, पेशेंट की जो एक फोरआर्म है उसमें आप इंजेक्ट इंट्राडर्मली कर देंगे। यहां तक बात समझ में आई। अब जो पेशेंट का दूसरा हाथ हुआ, ठीक है, जिस हाथ में इंजेक्ट की थी उसके अलावा जो दूसरा हाथ हुआ उसके अंदर भी आप इंजेक्ट करेंगे। उसके अंदर आप क्या इंजेक्ट करेंगे, एक इनएक्टिवेटेड डिप्थीरिया टॉक्सिन। ठीक है, जिसको आपने रखा था 70 डिग्री सेल्सियस में फॉर दी 30 मिनट। इसके क्या आते हैं, रेडीमेड इनएक्टिवेटेड डिप्थीरिया टॉक्सिन अवेलेबल है। ठीक है, आपको कहीं कुछ रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल आते हैं। ठीक है, उसको आप दूसरे हाथ के अंदर सेम जैसे आपने फर्स्ट हैंड में इंजेक्ट किया था वैसे आप उसको सेकेंड हैंड में इंजेक्ट कर देंगे। लेकिन ये कौन से फॉर्म में है बेटा, ये है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। ठीक है, दोनों हाथ में इंजेक्ट कर दिया। अब पेशेंट की आप रीडिंग लेंगे फर्स्ट डे पे, 4th डे पे और 7th डे पे।
ठीक है। इंजेक्शन करने के बाद में आप फर्स्ट डे में, 4th डे पे और 7th डे पे आप उसकी रीडिंग नोट करेंगे। तो आपको 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस देखने को मिल सकती है, 4 टाइप के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो आता है पॉजिटिव रिएक्शन। फर्स्ट क्या आता है? पॉजिटिव रिएक्शन। तो पॉजिटिव रिएक्शन उसको बोलेंगे जब जहाँ पे आपने इंजेक्ट किया था, है ना, वहाँ पे रेडनेस और स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, आफ्टर द 20 to 40 आवर्स ऑफ द इंजेक्शन, ठीक है। और वो मैक्सिमम हो जाएगी 4th to 5th डे पे, ठीक है। और जो डायमीटर अगर मैं बात करूँ जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया था, वहाँ का 5 mm तक का जो डायमीटर था वो आपको रेडिश या फिर स्वेलन नजर आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? और जो दूसरी साइड थी जहाँ पे आपने इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन इंजेक्ट किया था, वहाँ पे पेशेंट के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ना तो स्वेलिंग होगी और ना ही रेडनेस होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर टेस्ट है पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट वाले एक पे अपन यथावत बने हुए हैं, अगर टेस्ट है पॉजिटिव रिएक्शन अगर ये शो कर रहा है, तो इस कंडीशन में आप उस पेशेंट को बोलोगे कि साहब ये जो पेशेंट है ये ससेप्टिबल है डिप्थीरिया के लिए और इसको इम्यूनाइजेशन की जरूरत है। यहाँ तक बात समझ में आई? दूसरा आता है नेगेटिव रिएक्शन। दूसरा आता है क्या? नेगेटिव रिएक्शन। तो इसके अंदर जो दोनों हाथ में आपने इंजेक्शन लगाए थे पेशेंट में, उन दोनों ही हाथों में कोई भी आपको रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि ना तो रेडनेस होगी और ना ही उसमें स्वेलोनेस देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो उसको आप बोलोगे क्या? नेगेटिव टेस्ट और नेगेटिव रिएक्शन। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसके अंदर आप पेशेंट को क्या बोलोगे? साहब ये ससेप्टिबल नहीं है डिप्थीरिया के लिए और इसको कोई जरूरत नहीं है इम्यूनाइजेशन की। यहाँ तक बात समझ में आए? और इम्यूनाइजेशन किसका? डिप्थीरिया का। नेक्स्ट आता है स्यूडो रिएक्शन। तो जो स्यूडो वर्ड होता है ये रेफर करता है फॉल्स रिजल्ट को। किसको रेफर करता है? फॉल्स रिजल्ट को। तो इससे आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि ये कुछ ना कुछ फॉल्स रिजल्ट देगा। इसमें क्या होगा कि रेडनेस भी होगी, यानी कि इरिथमा भी होगा, एज वेल एज स्वेलिंग भी होगी, ठीक है। लेकिन वो क्या होगी? दोनों की दोनों आर्म्स के अंदर होगी, ठीक है, दोनों की दोनों आर्म्स के अंदर होगी। तो इसका आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि साहब पेशेंट को क्या करना है? इम्यूनाइज है वो डिप्थीरिया के लिए और उसको हाइपर सेंसिटिविटी भी है एक या एक से अधिक एंटीजन के लिए, जो कि क्या है? टॉक्सिन के रूप में प्रेजेंट है। इस इंडिविजुअल को कोई भी नीड नहीं है इम्यूनाइजेशन की, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आता है कंबाइंड रिएक्शन। कंबाइंड रिएक्शन बोलूँ तो इसके अंदर आपको स्यूडो रिजल्ट भी देखने को मिलेगा एज वेल एज पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। मतलब कि इसको देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं यार कि ये गलत रिजल्ट बता रहा है या फिर पॉजिटिव रिजल्ट बता रहा है। मतलब कि कंबाइंड फॉर्म का एक रिएक्शन देखने को मिलेगा जिसको हमने बोला है कंबाइंड रिएक्शन। यानी कि ये जो 4th वाला पॉइंट है कंबाइंड रिएक्शन, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इरिथमा, ठीक है। और इरिथमा इसके अंदर दोनों हाथों में होगा। तो आप बोलोगे ये तो स्यूडो वाली कंडीशन हो गई, ठीक है, लेकिन ये 16 से 24 घंटे के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो आपकी कंट्रोल फोरआर्म थी जिसके अंदर आपने इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन डाला था, ठीक है, उसके अंदर ये 4थे दिन के आसपास ये डिसअपियर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? लेकिन जो दूसरा वाला हाथ था जिसमें आपने इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन नहीं डाला था, डायरेक्ट टॉक्सिन डाला था, उसके अंदर स्वेलिंग एज वेल एज रेडनेस अभी भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि स्यूडो और पॉजिटिव रिजल्ट दोनों के दोनों आपको यहाँ पे नजर आएंगे। किसमें? कंबाइंड रिएक्शन में। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप समझ जाना कि साहब ये वाला जो पेशेंट है ये क्या है? ससेप्टिबल है डिप्थीरिया के लिए, ठीक है, और ये क्या है? सेंसिटिव भी है एक या एक से अधिक एंटीजन के प्रति, ठीक है। तो इस वाले पेशेंट के अंदर भी इम्यूनाइजेशन जो है वो नेसेसरी रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आई है बच्चे? अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में डिप्थीरिया एंड डिप्थेरॉइड की डिफरेंशिएशन बताऊंगा। तो पहले अभी अपन कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कॉनिबैक्टीरिया डिप्थेरॉइड, ठीक है। तो क्योंकि अपन डिप्थीरिया ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो अब अपन को डिप्थेरॉइड है ना वो थोड़ा इजी मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इसमें आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। तो उनकी अपन बात करते हैं। ये मेनली आपको स्किन पे देखने को मिलेगा, कंजक्टिवा यानी कि आई में देखने को मिल जाएगा, नेजोफेरिंक्स वाले पार्ट में देखने को मिल सकता है, या फिर जेनाइटल एरिया और म्यूकस मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिल सकता है।
ये मेनली जो है मॉर्फोलॉजिकली कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो था, जो हमने अभी कुछ स्लाइड्स पहले जो टॉपिक पढ़ा है ना, तो मॉर्फोलॉजिकली ये बहुत सी हद तक डिप्थीरिया को रिसेंबल करता है, ठीक है, लेकिन इसको क्या रेफर किया जाता है, डिप्थेरोइड, है ना। अगर अपन इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आता है कॉर्निबैक्टीरियम हॉफमैनी, कॉर्निबैक्टीरियम एस्नी, कॉर्निबैक्टीरियम ज़ीरोसिस एक्सेट्रा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिप्थीरिया एंड डिप्थेरोइड, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है डिप्थीरिया और डिप्थेरोइड के बीच में, तो आइए इनकी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं डिप्थीरिया की तो ये लॉन्ग एंड थिन होता है, उसी के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं डिप्थेरोइड की तो ये शॉर्ट एंड थिक होता है, ठीक है। डिप्थीरिया चाइनीज लेटर लाइक अरेंजमेंट दिखाएगा, लेकिन जो डिप्थेरोइड है वो ऐसा कोई भी आपको अरेंजमेंट या फिर ऐसा चाइनीज लेटर टाइप अरेंजमेंट नहीं दिखाएगा। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हमेशा डिप्थीरिया में प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूंगा डिप्थेरोइड की तो इसके अंदर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, यानी कि एब्सेंट रहेंगे। यहां तक बात क्लियर है। डिप्थीरिया जो है वो हमेशा स्पेशल मीडिया के अंदर ही ग्रो करेगा, यानी कि इसको स्पेशल कल्चर मीडिया चाहिएगा, इसको हमेशा वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर डिप्थेरोइड की बात करूं तो क्योंकि इसके अंदर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी नहीं था, यानी कि ये शुरू से ही क्या है, गरीब है, ठीक है, तो इसको क्या है कि वीआईपी ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ये सीधा साधा बंदा है, नॉर्मली भी ग्रो कर जाएगा, यानी कि सिंपल और ऑर्डिनरी मीडिया के अंदर भी ग्रो कर सकता है। डिप्थीरिया की बात करें तो ये पैथोजेनिक होता है, लेकिन इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या इंक्लूड है, कॉमन सेल्स। तो आज का हमारा टॉपिक कॉर्निबैक्टीरिया, डिप्थीरिया एंड डिप्थेरोइड यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।